इलाके में गोदाम में भीषण आग लग जाने की वजह से अफरा तफरी मच गई। यह हादसा जिस जगह पर हुआ वहां आसपास कई दूसरी इमारतें भी मौजूद थीं, जिनके बीच से अचानक आग की लपटें उठने लगीं और धुएं का गुब्बार ऐसे फैलने लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। इसे देखकर पूरे इलाके के लोग खौफ से भर गए। तुरंत ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और इस भीषण आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन इस काम में कई घंटों का वक्त लग गया। तब तक गोदाम में रखा लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो चुका था। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया। लक्षद्वीप के पास समंदर में पाकिस्तान से आ रही 3 नावों से भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप जब्त की गई। बताया गया कि ये नाव श्रीलंका की हैं, जो पाकिस्तान होकर आ रही थीं। कोस्ट गार्ड ने बड़ी कार्रवाई में 19 लोगों को हिरासत में लिया है और इन 19 लोगों से हो रही है पूछताछ। तो 19 लोग हिरासत में लिए गए हैं, अब उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो 3 नाव पकड़ी गई हैं ये श्रीलंका की थी, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते आ रही थी और इसी दौरान इनको पकड़ लिया गया। यहां से बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप भी जब्त की गई है। 19 लोग हिरासत में लिए गए हैं और अब इन 19 लोगों से पूछताछ की जा रही है। मेहार के बांका में जमीनी विवाद के बाद जेडीयू के एक विधायक को गांव के लोगों ने बंधक बना लिया। आरोप यह है कि जमीन पर कब्जा करने के मामले में विधायक अपने समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में हथियार लेकर गांव पहुंच गए, लेकिन उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि गांव वाले उन हथियारों को देखकर उन पर ही भड़क जाएंगे। गुस्साए लोगों ने उनकी और उनके समर्थकों की गाड़ियों को गांव के बाहर ही घेर लिया, जिसके बाद उन्हें लोगों के सामने सफाई देनी पड़ी। राइफल लेके आने का क्या जरूरत है? लेके चलते हैं भाई। नहीं। हंगामा यही शांत नहीं हुआ। जिस जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उसके लिए भी गाँव वाले पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इस बीच पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन गांव वालों के तेवर नरम नहीं पड़े। आखिरकार विधायक को उन लोगों से माफी मांगनी पड़ी और अपने समर्थकों के साथ गांव से लौट जाना पड़ा। महाराष्ट्र के बीड जिले में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो और एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए फौरन अस्पताल ले जाया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। ये पुल फेनी नदी पर बना है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। इसके अलावा पीएम मोदी त्रिपुरा में कई दूसरी परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज सतगछिया सीट से टीएमसी की विधायक सोनाली गुहा आज बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने विरोधियों पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कुछ रोज पहले उन्हें एक फोन आया, जिसमें कहा गया कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो ममता बनर्जी के समर्थन में बंगाल जा रहे हैं और अगर आप भी उनके समर्थन में बंगाल चलेंगे तो आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे। हमें ममता के लिए काम करना है और मैं 50 लाख अपने साथ लाऊंगा, जो मैं आपको दूंगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद वहां 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके तहत हर रोज सुबह 6 से रात 9 बजे तक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन हफ्ते के आखिरी 2 दिन शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के पास समंदर में कोस्ट गार्ड ने श्रीलंका की 3 नावों को पकड़ा, जिनसे भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए। इन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि तीनों नाव पाकिस्तान से भारत आ रही थीं। तेलंगाना सरकार ने 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य की सभी महिला कर्मचारियों के लिए 1 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया। सीरिया में तुर्की की सीमा के पास एक मिसाइल हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यह हमला तेल टैंकरों के एक डिपो पर किया गया, जो तुर्की के समर्थन वाली विरोधी सेना के कब्जे में था, जिसकी वजह से वहां हाहाकार मच गया। करीब 200 तेल टैंकर इस हमले की चपेट में आकर तबाह हो गए। उन टैंकरों में भीषण आग लग गई, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। आग की आसमान छूती लपटों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। बाद में दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं, लेकिन तब काफी देर हो चुकी थी। आरोप है कि यह हमला रूस ने करवाया है। हालांकि रूस की तरफ से इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं आया। बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती 12 मार्च से बंगाल में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। मिथुन ने टीएमसी में जाने को
खराब फैसला बताते हुए कहा कि गरीबों के लिए लड़ाई ही उनका मकसद है और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। मैंने राजनीति से मिस की, लेकिन मैं बाकी किसी के साथ रहा नहीं। तृणमूल ने मुझे एमपी बनाया था, मैंने छोड़ा। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ये नहीं बोलूँगा इसकी गलती, मैं बोलूँगा कि ये माय बैड डिसीजन। यहाँ ही बात ख़त्म कर दीजिए। रह गई बीजेपी की बात, मेरा एक सपना था, मैं 18 साल का जब था तब से ये सपना मेरे साथ ही है कि मैं गरीबों के साथ रहूँगा, गरीबों की मदद करूँगा, गरीबों को सम्मान दिलवाऊँगा। पीएम साहब ने जो कहा है, आपने तो सबने सुना है कि एक पार्टी है जो इस वक्त, चाहे आपको किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ सोच है। एंड नाउ व्हाट वी सी के बीजेपी इज मेकिंग ए गवर्नमेंट, दैट्स फॉर श्योर। एंड इफ वी कैन ऑल फुलफिल प्राइम मिनिस्टर्स ड्रीम दैट वी वांट टू मेक ए सोनार बांग्ला, आई विल बी द प्राउडेस्ट मैन। मेरा रोल क्या रहेगा? अब 12 तारीख से देखिएगा, 12 तारीख से हमारा कैंपेन चालू होगा। आई विल ज्वाइन इट एंड 12 तारीख विल बी अ ग्रेट डे फॉर। क्या आपका और प्लानिंग है बंगाल के लिए? सोनार बांग्ला आपने मूवी में आपको देखा गया, फटाकिस्टों के लिए क्या सोनार बांग्ला के लिए क्या करेंगे आप? अगर फटाकिस्टो देखे हैं तो सोचा के लिए हो सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में मिथुन चक्रवर्ती का भी जिक्र किया और उनके जीवन के संघर्ष से सफलता तक पहुंचने से सीख लेने की भी अपील की। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थामा और जिस तरह टीएमसी के पूर्व नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि बंगाल में बीजेपी के मिशन 200+ की राह साफ होती जा रही है। আমি বাঙালি, আমি গর্বিত, আমি বাঙালি। জয় জয় শ্রীরাম। मिथुन ने थामा बीजेपी का दामन। भारत माता की। मिथुन हुए बीजेपी में शामिल। दूसरी सियासी पारी बीजेपी के साथ। भारत माता की। पीएम मोदी का सुपर संडे। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। बंगाल के सियासी रण में रविवार का दिन काफी अहम रहा। अहम इसलिए भी कि बीजेपी ने कोलकाता के इतिहास की न सिर्फ सबसे बड़ी रैली आयोजित की, बल्कि पीएम मोदी की इस महारैली में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर अपनी सियासी पारी बीजेपी के साथ शुरू की। हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती 80 और 90 के दशक के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार। मिथुन चक्रवर्ती एक मंझे हुए अभिनेता। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल की माटी का एक मानुष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए
जिस परेड ग्राउंड पर जन सैलाब उमड़ा था, प्रधानमंत्री के भाषण के लिए जो मंच तैयार था, उसी ब्रिगेड मैदान में जब बंगाल की बड़ी हस्तियों में शुमार मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे और मंच पर उन्होंने बीजेपी का झंडा थामा तो लोगों का उत्साह हिलोरे मारने लगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल के इस बड़े कलाकार ने मंच पर पहुंचते ही बीजेपी का झंडा थामकर लहराकर खुद के प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने का ऐलान कर दिया। मैदान पर मौजूद भीड़ ने भी मिथुन के स्वागत में पार्टी के झंडे लहराए और फिर मंच से नारेबाजी शुरू हो गई। भारत माता की। इसके बाद मंच पर मौजूद बीजेपी के नेताओं ने परंपरा के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती का स्वागत किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इस सुपरस्टार ने रविवार यानी 7 मार्च को बीजेपी का दामन पकड़ अपनी दूसरी सियासी पारी का आगाज किया। इस दौरान मिथुन ने कहा कि आज का दिन उनके लिए एक सपने जैसा है, जहां वो देश के इतने बड़े नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं और वो बीजेपी में शामिल होकर गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। इसके अलावा मिथुन ने कहा कि वो जो बोलते हैं उसे पूरा करते हैं। সেদিন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম कि আমি জীবনে কিছু করব, কিন্তু এই স্বপ্নটা দেখিনি कि আজ আমি এই মঞ্চে যেখানে ভারতবর্ষের সবথেকে বড় বড় লিডার্সরা বসে আছেন আর তার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট ডেমোক্রেসিজ বিগেস্ট লিডার आवर बिलवेड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र जी मोदी जी यहाँ पहुंचेंगे। ये सपना नहीं तो क्या है, बेटा स्वप्न नहीं तो की। अपने भाषण के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी का नाम लिए बिना बाहरी बनाम भीतरी पर बोलते हुए कहा कि बंगाल में रहने वाला हर शख्स बंगाली है और अगर किसी ने पश्चिम बंगाल की जनता का हक छीनने की कोशिश की तो वो बीच में खड़े हो जाएंगे। मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती पूरे देश में मिथुन दा के नाम से भी मशहूर हैं। इसके अलावा उन्हें एक खास अंदाज में फिल्मी डायलॉग बोलने के लिए भी जाना जाता है और जाहिर सी बात है कि अब बंगाल चुनाव प्रचार में मिथुन दा भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक होंगे। जनता से बात करते हुए मिथुन ने भी अपने खास अंदाज में कहा कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं और वो पानी का सांप नहीं बल्कि कोबरा है। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे, इसके संकेत उसी वक्त से मिलने लगे थे जब 16 फरवरी को उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इसके बाद पीएम मोदी की रैली से पहले कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कई नेताओं ने इसकी संभावना जताई। बाद में खुद मिथुन ने भी बीजेपी नेताओं से कहा कि वो पीएम की रैली में उनसे मंच पर मुलाकात करना चाहते हैं और अब जब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो उनका कहना है कि वो ग्लोरियस बंगाल देखना चाहते हैं। Now what we see that BJP is making a government, that's for sure. And if we can all fulfill Prime Minister's dream that we want to make a Sonar Bangla, I'll be the proudest man. ये मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी सियासी पारी है। इससे पहले ममता बनर्जी उन्हें टीएमसी में लेकर आई थी। 2011 में वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन शारदा घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने न सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था बल्कि टीएमसी से भी नाता तोड़ लिया था
और आज जब एक बार फिर मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी सियासी पारी बीजेपी के साथ शुरू की है तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उनके पार्टी ज्वाइन करने पर अपनी खुशी जाहिर की है। आदरणीय हमारे मिथुन चक्रवर्ती दादा बंगाल के बंगालियों के एक ब्रांड हैं और लंबे समय से उनका इच्छा भी थी कि बंगाली लोगों के बीच में रह के बंगाल के लोगों का काम करें, सेवा करें। इसी नाते वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन किया। बहुत यहाँ पे आइकॉनिक चेहरा है, तो बिल्कुल वो रहेंगे। किस तरीके से आगे काम उनका रहेगा वो पार्टी डिसाइड करेगी। आपको ऐसे बहुत लोग जो बंगाल के होते हुए भी आज मन में ग्लानि है कि बंगाल जहाँ तक पहुँचना चाहिए नहीं पहुँच पाया है, वो भी बंगाल के लिए योगदान देना चाहते हैं। दिनेश त्रिवेदी भी आए थे, आज मिठुन जी आए हैं, कल और कई लोग पार्टी में योगदान करेंगे। जो लोग बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, सब आ रहे हैं। हम सबको लेके आगे बंगाल का परिवर्तन करेंगे। यकीनन रविवार बीजेपी के लिए सुपर संडे रहा, क्योंकि जिस तरह टीएमसी के पूर्व नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि बंगाल में बीजेपी के मिशन 200+ की राह साफ होती जा रही है। दक्षिण भारत के राज्य केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने राज्य की सत्ता पर काबिज एलडीएफ पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ पर भी ताबड़तोड़ हमले किए। उन्होंने ये दावा किया कि राज्य राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन चुका है और बीजेपी ही केरल का विकास कर सकती है। सोने की तस्करी के मामले में अमित शाह ने केरल के सीएम से सवाल पूछे और जनता को जवाब देने के लिए कहा। इलिटरेसी को सबसे पहले देश में परास्त करने वाला राज्य ये मेरा केरल था। पर्यटन को इंडस्ट्री के रूप में प्रस्तावित करने वाला देश का सबसे पहला राज्य ये मेरा केरल था। और आज ये केरल एलडीएफ, यूडीएफ, यूडीएफ, एलडीएफ, एलडीएफ, यूडीएफ बारी बारी ये सत्ता के चक्कर में राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया। ये एलडीएफ और यूडीएफ में एक हेल्दी कंपटीशन है, केरल को आगे बढ़ाने की नहीं, भ्रष्टाचार करने की। यूडीएफ आता है तो सोलर स्कैम करता है और एलडीएफ आता है तो डॉलर गोल्ड स्कैम करता है। ये दोनों में स्पर्धा लगी है स्कैम करने की। मैं मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि डॉलर और सोना तस्करी के मुख्य आरोपी आपकी ऑफिस के आपके अधीन काम करते थे या नहीं करते थे? हाँ या ना? केरल की जनता को आप बताइए। आपके विभाग ने, आपकी सरकार ने उनको 1 महीने का 3 लाख का मासिक वेतन दिया था या नहीं दिया था? आप केरल की जनता को बताइए, हाँ और ना। ये जो आरोपी महिला है, बार बार आपके आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास पर क्यों आती थी और जाती थी, वो केरल की जनता जानना चाहती है। आप इसको बताइए, आती थी या नहीं आती थी, हाँ और ना। मित्रों, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य का शंकास्पद मृत्यु हुआ, इसकी जांच आपने कराई, हाँ और ना? ये सारे सवाल के जवाब सार्वजनिक जीवन में बहुत जरूरी। सार्वजनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण पद पर बैठते हैं, जो मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठते हैं, उन्होंने पारदर्शिता रखनी चाहिए अपने